इज़राइल और हिज़बुल्लाह के बीच में जो समस्या चल रही है, इस समस्या को समझने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी प्रॉब्लम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के तहत समझाऊंगा, ताकि आपको ये समस्या समझने में सरलता मिले। यूरोप से हम शुरुआत करते हैं। 1896 1896 उस समय यूरोप की क्या परिस्थिति थी? उस समय यूरोप में विभिन्न प्रकार के जो देश थे, हर देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पे था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था तो यूरोप के ये सारे देशों में नेशनलिज्म की एक मूवमेंट चल रही थी। देश को लेके एक प्रेम की इमोशन और एक इमोशनल सेंटीमेंट लोगों से जुड़ा हुआ था। ब्रिटेन में जितने भी लोग रहते थे वो कहते थे कि भाई ब्रिटेन हमारा देश है। फ्रांस के जो लोग थे वो कहते थे कि भाई फ्रांस हमारा देश है। जर्मनी वाले जर्मन्स कहते थे कि जर्मनी हमारा देश है। उसी समय यूरोप में, पूरे यूरोप के अंदर सारे देशों में बहुत सारे यहूदी लोग रहते थे। यहूदी लोग जो थे उन्होंने भी दो चीज़ें देखी। उन्होंने देखा कि सबसे पहले यहाँ पर एक नेशनलिज्म की मूवमेंट है, सारे लोग अपने अपने देश के प्रति एक इमोशनल सेंटीमेंट लेके बैठे हैं। दूसरा, यहूदी लोगों ने देखा और ये कहा कि भाई यदि इन सारे लोगों के पास एक नेशनल स्टेट है जिसके तहत ये अपने इमोशनल सेंटीमेंट को जोड़ पा रहे हैं, तो समस्या ये उठती है कि भाई हमारा नेशनल स्टेट कहाँ है। और यहूदी लोग जो थे वो, क्योंकि ऐतिहासिक प्राचीन समय के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, भगवान ने हमारे को प्रॉमिस किया था एक लैंड जिसका नाम है फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन जो है वो हमारा देश है। वो इसलिए हमारा देश है क्योंकि वहाँ पर बेसिकली एक टेम्पल माउंट है, और वो टेम्पल माउंट वाली जो जगह है वो हमारा अपना इलाका है, जो कि हमारे को बाइबल में भी प्रॉमिस किया गया है। तो यहूदी लोग उस समय इस पूरे नेशनलिज्म से बड़े इंस्पायर हुए, और 1896 में एक बड़ा महत्वपूर्ण यहूदी व्यक्ति जिसका नाम था थियोडर हर्जल, ये व्यक्ति ने स्विट्ज़रलैंड के एक सिटी में, बाज़ेल नाम की जो सिटी है, वहाँ पर बेसिकली उसने एक मुहिम चलाई। मुहिम क्या चलाई कि बाज़ेल के अंदर स्विट्ज़रलैंड में थियोडर हर्जल ने 1896 में सारे यहूदी जितने भी यूरोप में थे उनको बोला कि आइए एकजुट होइए, हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट को शुरू करेंगे। जब सारे यहूदी वहाँ पर पहुँचे तो उस समय 1896 की इस मीटिंग के दौरान एक निर्णय लिया गया। निर्णय ये लिया गया कि थियोडर हर्जल ने बोला कि अब हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज़ायोनिज़्म। उसने कहा कि ज़ायोनिज़्म जो है उसके जो चार पहले शब्द ज़ायोन है, ज़ायोन होता है बेसिकली टेम्पल माउंट, और ये टेम्पल माउंट है फ़िलिस्तीन में। उसने कहा कि अब हम जितने भी यूरोप के अंदर सारे यहूदी लोग हैं, हम यहाँ से यूरोप के देशों को छोड़कर वापस अपने टेम्पल माउंट के आसपास के इलाके को ऑक्यूपाई करके अपना नेशनल होम वहाँ पर बनाएंगे। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जब थियोडर हर्जल ने ज़ायोनिज़्म की शुरुआत करी, उस समय यदि अगर आप फ़िलिस्तीन की जो ये टेरिटरी जहाँ पर इनका टेम्पल माउंट था, अगर आप उस टेरिटरी को देखें, वो टेरिटरी थी उस समय ओटोमन एम्पायर के हिस्से में। ओटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एक टेरिटोरियल एम्पायर था। उस टेरिटोरियल एम्पायर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी टेरिटरीज जुड़ी थी, जिसमें फ़िलिस्तीन एक टेरिटरी थी, और यही ओटोमन एम्पायर से निकले हैं मिडल ईस्ट के आज के सारे देश। खैर, उसके ऊपर चर्चा थोड़ी देर में। फ़िलिस्तीन ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। अब यहूदी लोगों ने यूरोप में 1896 में एक मुहिम बनाकर ठान लिया कि हम लोग सारे के सारे एकजुट होकर जो है फ़िलिस्तीन जाएंगे। वहाँ पर जो फ़िलिस्तीनी अरब लोग रहते हैं उनकी ज़मीनें खरीदेंगे, ज़मीन खरीद के वहाँ पर हम लोग सेटल हो जाएंगे। जब ये मुहिम चलाई गई, इस मुहिम के तहत 1896 से लेकर जितने भी यहूदी पूरे यूरोप में बटे हुए थे वो धीरे धीरे कर माइग्रेट करने लगे फ़िलिस्तीन की ओर। विश्व युद्ध एक हुआ। विश्व युद्ध एक ख़त्म हुआ 1918 में। विश्व युद्ध एक जब चल रहा था, उस समय की परिस्थिति को समझिए। उस समय एक जगह पर ब्रिटेन और फ्रांस एकजुट एक अलायंस में थे, और दूसरी तरफ उनके सामने जो लड़ाई लड़ रहा था वो था ओटोमन एम्पायर। उसके साथ और भी दूसरे अन्य लोग थे, हमें उनमें नहीं जाना। हमें देखना है कि दो प्रिंसिपल एक्टर्स कौन थे। एक जगह पर ओटोमन एम्पायर, वो लड़ रहा था ब्रिटेन और फ्रांस से। अब देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस विश्व युद्ध एक के दौरान एक चीज़ समझ चुके थे। उनको ये पता था कि ये जो ओटोमन एम्पायर है इसको हराना बहुत आवश्यक है। हराना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि ये जो ओटोमन एम्पायर है इसके अंदर बहुत सारा तेल है, और ये जो ओटोमन एम्पायर के पास तेल है, इस तेल को हमें हर हालात में काबू करना है, क्योंकि ये तेल हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रिटेन और फ्रांस के मन में ये बात क्लियर थी कि जिस दिन भी
वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होती है, हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि ओटोमन एम्पायर हारना चाहिए। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई उस समय एक चीज़ तय हो गई कि ओटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 हार चुका था। अब दूसरी समस्या क्या थी? ब्रिटेन और फ्रांस 1918 में खुश इस बात से थे, ओटोमन एम्पायर हार चुका है, हमें ओटोमन एम्पायर को कंट्रोल करना है। दूसरी समस्या ये थी, ओटोमन एम्पायर को कंट्रोल कैसे करें? वो ओटोमन एम्पायर को कॉलोनाइज नहीं कर सकते थे। कॉलोनाइज इस कारण से नहीं कर सकते थे क्योंकि 1918 की परिस्थिति ऐसी थी कि जितने भी एशिया में और बाकी जगहों पर देश थे जिनको ब्रिटेन और फ्रांस ने कॉलोनाइज किया था, वहाँ पर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि यदि वो ओटोमन एम्पायर की इतनी बड़ी टेरिटरी को अगर कॉलोनाइज करते तो यहाँ पर भी वो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की आग एकदम से लग जाती। अब ब्यूटी ये है कि 1918-1919 के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 निर्णय लिए। सबसे पहला निर्णय उन्होंने क्या लिया? उन्होंने कहा कि क्योंकि ये ओटोमन एम्पायर है, ये एक ऐसी टेरिटरी है जिसके पास बहुत सारा तेल है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक टेरिटरी है और ये विश्व युद्ध एक हार चुकी है। उन्होंने ये निर्णय लिया दूसरा कि ये जो स्ट्रेटेजिक टेरिटरी जिसके पास बहुत सारा तेल है, क्योंकि ये विश्व युद्ध एक हार चुकी है, अब हारने के बाद ये अपनी टेरिटरी को खुद कंट्रोल करने की परिस्थिति में नहीं है, यानी कि इनको अपनी गवर्नेंस करने की अकल नहीं है। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने एक निर्णय के तहत ये कहा कि अब हम क्या करेंगे, हम दोनों यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस इस पूरी ओटोमन एम्पायर की टेरिटरी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे। हिस्सों में बांटने के बाद हम ये करेंगे कि थोड़ी सी टेरिटरी जो है वो ब्रिटेन कंट्रोल कर लेगी, थोड़ी सी टेरिटरी फ्रांस कंट्रोल कर लेगी। और इस कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को इन्होंने एग्जीक्यूट करने के लिए एक नया सिस्टम प्रपोज किया जिसका नाम था मैंडेट सिस्टम। इस मैंडेट सिस्टम के तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने बड़ी सरल सी चीज़ बोली। उन्होंने कहा कि भाई हम ओटोमन एम्पायर को अपना मैंडेट मानते हैं। मैंडेट यानी कि ये हमारे को एक ऐसा दिया हुआ वरदान है, एक ऐसी टेरिटरी है कि जिसके तहत यूरोपियन हम जैसे पढ़े लिखे बड़े देशों के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि इनको गवर्नेंस हम प्रोवाइड करें ताकि इनमें स्टेबिलिटी बनी रहे। इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक चीज़ तो तय हो गई कि भाई ब्रिटेन और फ्रांस इनडायरेक्टली ओटोमन एम्पायर को कंट्रोल करना चाहते थे। उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ओटोमन एम्पायर के हिस्से कर दिए। अब 2 चीज़ों पे गौर कीजिए। सबसे पहली चीज़, फ्रांस को बोला कि भाई तुम ओटोमन एम्पायर में से 2 छोटे टुकड़े रख लो, जिसमें से 2 छोटे टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फ्रांस को एक टेरिटरी दी गई जिसका नाम था लेबनन। दूसरी टेरिटरी उसको जो दी गई थी वो थी सीरिया। खैर सीरिया से हमें कोई लेन देन नहीं। फ्रांस को मिला लेबनन। फ्रांस को बोला कि भाई देखो ओटोमन एम्पायर है, इसके अंदर एक लेबनन का टुकड़ा है, एक सीरिया का टुकड़ा है। ये जो लेबनन का टुकड़ा है और सीरिया का टुकड़ा है ये आज से तुम्हारा मैंडेट। अब देखिए लेबनन में क्या हुआ। जैसे ही फ्रांस को लेबनन मिला, फ्रांस ने वहाँ पर देखा कि पूरी के पूरे लेबनन की डेमोग्राफी कैसी है, यानी कि वहाँ के लोगों की जो रिलीजियस ऑब्लिगेशन है वो कैसी है। फ्रांस ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर सुन्नी मेजॉरिटी मुसलमान रहते हैं और माइनॉरिटी में शिया हैं। तो फ्रांस ने 2 चीज़ें करी। सबसे पहले उसने क्या करा कि अपने वहाँ फ्रांस से ईसाई लोगों को उठाकर लेबनन में उनको भर्ती करना चालू करा। इससे एक ईसाई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है लेबनन में पैदा हुई। दूसरा उसने ये करा कि उसने कोशिश करी कि सुन्नी मुसलमानों को, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे, उनको एक साथ एकजुट करके उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए 2 चीज़ें हुई। पहला तो उन्होंने सुन्नी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलराइज करके उनको बेसिकली नर्चर किया, और दूसरा उन्होंने ये भी किया कि कई सुन्नी मुसलमान खास करके जो लोअर वर्ग के थे उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। तो इससे क्या हुआ, एक तो ईसाई जो फ्रांस से आए थे वो एक क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूएंसी लेबनन में बन गए, और दूसरा थोड़े से सुन्नी मुसलमान जिनको सक्सेसफुली इन्होंने कन्वर्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी में, तो वो दोनों मिलकर एक क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पूरे के पूरे लेबनन में बन गई। तो फ्रांस को जब लेबनन का मैंडेट मिला तो लेबनन के मैंडेट में उसने 3 प्रकार के लोगों को यहाँ पर मैनेज किया। एक थे क्रिश्चियन, दूसरे थे सुन्नी मुसलमान जो मेजॉरिटी में थे, और एक माइनॉरिटी के शिया लोग थे। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर। मैंडेट सिस्टम के तहत फ्रांस को तो लेबनन सीरिया मिल गया। मैंडेट सिस्टम के तहत ब्रिटिश ने अपने पास एक टेरिटरी रखी और वो टेरिटरी का नाम था फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन जो थी ये भी एक ओटोमन एम्पायर का एक छोटा सा टुकड़ा था। ये ओटोमन एम्पायर का वो टुकड़ा था जिसको ब्रिटिश ने कहा कि इसका मैंडेट अब हमारा। अब दूसरी चीज़ क्या हुई,
फ़िलिस्तीन एक ऐसी टेरिटरी थी जहाँ पर 1896 से यहूदी लोग यूरोप से बेसिकली भाग भाग कर माइग्रेट कर यहाँ पर आ रहे थे। वो जब यहाँ पर आ रहे थे तो जाहिर सी बात है कि फ़िलिस्तीनियन अरब्स जो थे उनकी लैंड को ख़रीद के वो यहाँ पर बस रहे थे। और दूसरी चीज़ क्या हुई, अब जब फ़िलिस्तीन का मैंडेट ब्रिटिश के पास गया तो ब्रिटिश को अब मैनेज करना था यहूदियों की एंट्री को भी और साथ में ये जो अरब्स थे इनको भी, जो फ़िलिस्तीन के अरब थे। समस्या तब आई जब 1920 से इन दोनों गुटों के बीच में यहूदी जो यूरोप से आ रहे थे और फ़िलिस्तीन के जो नेटिव यानी कि जो फ़िलिस्तीनियन अरब्स थे उन दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो गया। 1920 से लेकर 1945 तक इन दोनों गुटों के बीच में सिविल वॉर चलती रही, खूब ब्लडशेड हुआ, खूब वायलेंस हुई। ब्रिटिश एकदम नाकाम रही इन दोनों गुटों को एक तरीके से मैनेज करने में, इन दोनों गुटों को स्टेबलाइज करने में। 1945 में जब विश्व युद्ध 2 ख़त्म हुआ तो विश्व युद्ध 2 ख़त्म होने के बाद में उस समय ब्रिटिश के सामने एक संकट था कि फ़िलिस्तीन जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन चुका था, सिरदर्द बन चुका था, क्योंकि वहाँ पर जो सिविल वॉर चल रही थी वो उसको काबू करने में कम्प्लीटली नाकाम रही थी। लेकिन 1945 में जब विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। जब संयुक्त राष्ट्र बना तो उस समय एक चीज़ तो तय हो गई कि संयुक्त राष्ट्र बनने के बाद ब्रिटिश के मन में ये आया कि भाई हम अपना पल्ला झाड़ते हैं, ये जो फ़िलिस्तीन का पूरा मैंडेट है ये हमसे तो संभल नहीं रहा, इसको संयुक्त राष्ट्र को दे देते हैं, इसको हम इंटरनेशनल प्रॉब्लम बना के बोलते हैं कि तुम देख लो क्या करना है। जैसे ही विश्व युद्ध ख़त्म हुआ यही चीज़ हुई। 1946 में ब्रिटिश ने संयुक्त राष्ट्र को एक एप्लीकेशन लिख के ये बात बोली कि हमारे पास एक जो है मैंडेट था फ़िलिस्तीन का, ये मैंडेट अब हम नहीं संभाल सकते, इसको अब आप देखिए क्या करना है। 1947 में सबसे महत्वपूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र ने ब्रिटिश की इस एप्लीकेशन को गौर करते हुए फ़िलिस्तीन का मैंडेट एक्वायर करा। अब देखिए 1947 में जैसे ही ब्रिटिश ने मैंडेट अपना फ़िलिस्तीन का हैंडओवर संयुक्त राष्ट्र को कर दिया तो ये पूरा का पूरा मैंडेट अब जब संयुक्त राष्ट्र के पास गया तो एक चीज़ तो तय हो गई, और वो ये थी कि जो पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन का समस्या थी ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम बन गई। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम बनने के पीछे भी खेल था। ब्रिटिश ये चाहती थी कि जैसे ही ये कि अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम बनेगी तो सिर्फ हम अकेले नहीं बल्कि विश्व के दूसरे देश भी इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जैसे ही वो इन्वॉल्व होंगे तो जो भी विश्व के उस समय बड़े देश होंगे वो इस फ़िलिस्तीन की समस्या को रिजॉल्व कर पाएंगे। 1947 में जैसे ही यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के पास फ़िलिस्तीन की समस्या पहुंची, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने एक स्पेशल कमीशन ऑन पैलेस्टीन का गठन किया। उस गठन के तहत उन्होंने डिस्कशन ये करवाया कि फ़िलिस्तीन का अब हमें क्या करना चाहिए। जब यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमीशन ऑन पैलेस्टीन बैठी, और वो भी 1947 में बैठी, तो उसने 2 प्रपोजल्स पे चर्चा करी। उसने कहा कि भाई एक तरीका तो ये है कि या तो हम जो फ़िलिस्तीन है उसको बेसिकली जो फ़िलिस्तीनियन अरब्स हैं उन्हीं को दे दें, और क्योंकि यहूदी लोग कह रहे हैं कि भाई उनके यहाँ पर रिलीजियस राइट्स हैं, उनका एक टेम्पल माउंट है, तो उनको वर्शिप करने के लिए, उनको अपनी प्रथा को मैनेज करने के लिए जो उनकी रिलीजन कहता है उसके लिए यहाँ पर आने के लिए राइट्स दे दें। लेकिन दूसरा जो प्रपोज़ल था वो ये था कि नहीं, ग्राउंड सिचुएशन बदल चुकी है। ग्राउंड सिचुएशन ऐसी है कि फ़िलिस्तीन के अंदर अरब की टेरिटरी तो थी, लेकिन लीगली यहूदी लोग यहाँ पर आकर लीगली उन्होंने घर खरीदे हैं और लीगली आज की डेट में उनका एक बहुत बड़ा सेटलमेंट है। तो दूसरा प्रपोजल ने ये बोला कि जहाँ पर यहूदी लोगों का सेटलमेंट है क्यों ना उस एरिया को डिमार्केट किया जाए और उस डिमार्केट करके पूरे फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए कि जहाँ पर यहूदी लोग रह रहे हैं उनको वो यहूदियों को उनकी वो टेरिटरी परमानेंटली दे दें, और जो बाकी बचा कुचा इलाका है वो अरब फ़िलिस्तीनियों को दे दें। दोनों के दोनों प्रपोजल्स को संयुक्त राष्ट्र ने जनरल असेंबली के सामने 1947 में वोटिंग करवाई, और नवंबर के महीने में जब ये वोटिंग हुई 1947 में, तो उस समय पूरे विश्व की जब वोटिंग हुई इस 2 प्रपोजल के ऊपर, तो जिस प्रपोजल को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो था बेसिकली पार्टीशन करने का प्रपोजल। वो प्रपोजल था कि भाई फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, जहाँ पर यहूदी लोगों का जमावड़ा है उस इलाके को बेसिकली उठाकर यहूदियों को दे दिया जाए और बचा कुचा इलाके को अरब फ़िलिस्तीनियों को दे दिया जाए। ये सबसे सरल सोल्यूशन है पूरे विश्व का। अब जब ये प्रपोजल पे मोहर लग गई
तो अमेरिका सबसे ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि अमेरिका उस समय बहुत सारे यहूदी लोगों को रेफ्यूज दे चुका था। अमेरिका को ये बात भी पता थी कि यहूदी लोग दिमाग से भी बहुत अच्छे हैं, उनको ये बात भी पता थी कि भाई यहूदी लोगों के पास पैसा भी बहुत है, और उस पैसे से अमेरिका को ये पता था कि मेरी अर्थव्यवस्था भी निर्भर है इन्हीं लोगों पर, और ब्रिटेन को भी ये बात पता थी कि भाई यहूदी लोगों के पास पैसा बहुत है। तो सारे लोगों को, खास करके जितनी बड़ी शक्तियाँ थीं, क्योंकि सबको ये बात पता थी कि यहूदियों के पास पैसा है और दिमाग है और इन दोनों के मिश्रण से उनके देश भी चल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही ये पार्टीशन प्रपोजल पे चर्चा हुई और इसको सहमति मिली और सबसे ज़्यादा मोहर लगाकर वोट्स दिए गए, अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसके बाद इन यहूदी लोगों को मदद करने की, ताकि इन यहूदी लोगों को जो दिया गया हिस्सा है उस हिस्से में इन यहूदियों का अपना देश बन पाए। और 1948 में मई के महीने में यहूदियों ने मिलकर अपना देश बनाया, जिस देश को हम आज की डेट में फ़िलिस्तीन अरब की उस टेरिटरी के अंदर देखते हैं जो है इज़राइल। अब जब इज़राइल बन गया तो जाहिर सी बात है कि एक टेरिटरी इज़राइल के आसपास की भी थी जो उस समय फ़िलिस्तीनी अरब को दी गई थी। अब दिक्कत ये थी कि जो ये फ़िलिस्तीनियन अरब्स को ये टेरिटरी दी गई थी, इस टेरिटरी में कोई फ़िलिस्तीन अरब्स ने अपना देश नहीं बनाया। इंस्टेड हुआ ये कि जितने भी बाकी आसपास के अरब देश थे, उन सारे अरब देश ने ये जब देखा कि भाई हमारी ही एक टेरिटरी को निकालकर यहूदियों को यहाँ बीच में बसा दिया, तो उन्होंने इस चीज़ की बहुत निराशाजनक की। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1948 में जैसे ही इज़राइल बना, इज़राइल के तुरंत बनने के बाद सारे के सारे अरब देशों ने उस समय मिलकर एकजुट होकर इज़राइल के ऊपर आक्रमण कर दिया। यानी कि उस समय 1948 में पहली अरब इज़राइल युद्ध हुआ। इस पहले अरब इज़राइल युद्ध को इवेंचुअली 2 साल बाद रोका गया, एक यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के तहत एक आर्मिस्टीस कराया गया। पर दिक्कत ये थी कि 1948 के इस अरब इज़राइल युद्ध के बाद बहुत सारे अरब देशों में छोटे छोटे रेजिस्टेंट ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। जितने भी ये रेजिस्टेंस ग्रुप्स थे, इन सारे रेजिस्टेंस ग्रुप का उद्देश्य केवल ये था कि ये इज़राइल को हटाना चाहते थे, इज़राइल से लड़ना चाहते थे। और जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस ग्रुप इज़राइल के ऊपर गुरिल्ला वॉरफेयर के टैक्टिक्स अपनाते गए, ये समय पूरा का पूरा इज़राइल इन सारे लोगों से लड़ता रहा। 1964 में गौर कीजिए कि 1964 में जितने भी ये सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस ग्रुप अरब के अलग अलग देशों में थे जो इज़राइल के खिलाफ लड़ रहे थे, इन सारों ने निर्णय लिया कि अब हम अलग नहीं, अब हम एकजुट होकर लड़ेंगे। और 1964 में 1964 में ये सारे के सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस ग्रुप्स जितने थे, ये एकजुट हो गए और इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि PLO। तो 1964 में जब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना तो एक चीज़ तो तय हो गई कि सारे के सारे अरब देश, खास करके जितने सुन्नी मुसलमान देश थे, उन सारे देशों ने ये चीज़ इंश्योर करी कि भाई जितने भी स्मॉल छोटे छोटे ये संगठन है, अब एक बड़े संगठन को हम लोग मजबूत करके उसको इज़राइल के खिलाफ लड़वाएंगे। तो 1964 के बाद डायनेमिक्स बदले। डायनेमिक्स ऐसे बदले कि भाई PLO जो था अब एक बड़ा संगठन था जिसको अरब देश सपोर्ट कर रहे थे, और ये सारा के सारा PLO जो है अरब देशों के सपोर्ट से लड़ाई कर रहा था इज़राइल के खिलाफ। 1967 में इज़राइल ने बेसिकली एक लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई के तहत उसने इजिप्ट जो है उसको भी हराया, उसने साथ में लेबनान को भी एक बहुत बड़ा झटका दिया, सीरिया को बहुत बड़ा झटका दिया, जॉर्डन को बहुत बड़ा झटका दिया। 1967 की लड़ाई महत्वपूर्ण इस कारण से है क्योंकि इस लड़ाई में 2 चीज़ें हुई। सबसे पहला कि इस लड़ाई को इनिशिएट इज़राइल ने किया, इसलिए किया क्योंकि उसने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये सारे अरब देश तैयारी कर रहे थे उसको अटैक करने की। तो इससे पहले कि वो अरब देश इज़राइल के ऊपर अटैक करते, इज़राइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उनको पहले अटैक किया। 1967 की लड़ाई दूसरे कारण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इज़राइल ने पहले अटैक कर दिया इन सारे देशों को, तो अटैक करने के बाद उसने इजिप्ट से एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया, उसने जॉर्डन से एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया, उसने सीरिया से भी एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया। उन सारे टुकड़ों को उठाकर उसने एक अखंड इज़राइल बना लिया। और उस समय ये कहना गलत नहीं होगा जब हम आज एनालाइज करते हैं कि 1967 के इस युद्ध के बाद इज़राइल ने अपना इलाका 200% बढ़ा लिया, यानी कि 200% एक्स्ट्रा इज़राइल हो गया उस इज़राइल से जो बेसिकली 1948 में इज़राइल बना था। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे अरब देश फिर से नाराज़ थे। तो अब ये सारे अरब देश फिर से इज़राइल को एक सबक सिखाना चाहते थे। तो इन्होंने PLO को, जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में बनी थी, उसको इन्होंने और सपोर्ट करना चालू कर दिया। लेकिन
एक चीज़ को समझिए, इन सारी चीज़ों के बीच में जब ये गेम चल रहा था तो पीएलओ जो संस्था थी, इस पीएलओ की संस्था को सपोर्ट कौन कर रहा था? सारे के सारे सुन्नी मुसलमान वाले अरब देश, ये सारे सपोर्ट कर रहे थे। एक देश गायब था, वो देश जो था वो था ईरान। ईरान उस समय इस कारण से गायब था क्योंकि 1950, 60 और 70 के दशक में अगर आप ईरान को देखें तो वो बेसिकली अमेरिका का नौकर बना हुआ था, अमेरिका का एलाई था। उस समय ईरान में रज़ा शाह पहलवी का जो था वो रेजीम चल रहा था, और ईरान का जो उस समय रज़ा शाह था ये बेसिकली अमेरिका का एक पिट्ठू था। तो अमेरिका ने इतना इंश्योर कर रखा था कि कम से कम जो ईरान है वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कोई रोल प्ले ना करे। लेकिन अब आप चीज़ को देखिए, इजराइल पीएलओ से लड़ रहा है, पीएलओ इजराइल से लड़ रही है, ये लड़ाई दोनों के बीच में जारी रही। 1979 में ईरान में एक रेवोल्यूशन हुआ। इस रेवोल्यूशन के तहत ईरान के अंदर जितने भी रिलीजियस लोग थे, हार्डलाइनर्स लोग जो थे, उन लोगों ने मिलकर रज़ा शाह पहलवी को देश से भगा मारा। और जैसे ही ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, ईरान में एक ऐसी सरकार बनी उस ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जिसने ये बोला कि अब हम शिया इंटरेस्ट्स को और एक रिलीजियस लेवल पर एक सरकार को चलाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए दिक्कत क्या हुई। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने अब सोचा कि भाई हम तो हमेशा से पीछे रह गए थे, हमने तो आज तक कभी भी इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ी नहीं क्योंकि हम तो अमेरिका के एलाई बने घूम रहे थे। अब उनको कम्पीट करना था पीएलओ के साथ। तो जाहिर सी बात है कि ईरान अकेला कोई पीएलओ जैसा संगठन तो बना नहीं पाएगा। लेकिन ईरान को ये भी पता था कि भाई मुझे कुछ भी करके इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़कर ये कन्वे करना है कि सिर्फ सुन्नी अकेले जो हैं वो इजराइल के खिलाफ नहीं, बल्कि शिया भी जो हैं वो भी इजराइल के खिलाफ हैं। अब इस मुहिम को चलाने के लिए देखिए क्या हुआ। 1980 के ईयर में ईरान ने एक निर्णय लिया। उसने कहा कि भाई मुझे शियाज को एकजुट करके उनका रेजिस्टेंस ग्रुप बनाकर आज की डेट में इजराइल के खिलाफ लड़वाना है। अब जब ईरान ये सब चीज़ें सोच रहा था, इजराइल उस समय पीएलओ के साथ लड़ रहा था। पीएलओ जो है विभिन्न प्रकार के देशों में बैठा हुआ था। पीएलओ उस समय लेबनान में भी बैठा हुआ था, पीएलओ इराक में भी था, पीएलओ सऊदी अरबिया में भी था, पीएलओ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी था, पीएलओ हर देश में बैठा हुआ था। उसने हर जगह पर अपने ऑफिस खोल रखे थे, हर अरब देश से उसको सपोर्ट मिल रहा था। 1980 में जब पीएलओ लेबनान में बैठकर, लेबनान क्योंकि इजराइल के एकदम बाजू में है, वहाँ से बैठकर जब इजराइल पे हमले कर रहा था, तो 1981 में इजराइल ने सोचा कि भाई ये जो लेबनान है बिल्कुल हमारे बाजू में है, इस इलाके में क्योंकि ये पीएलओ यहाँ पर बैठा है, इस इलाके में बैठकर ये हमारे नॉर्दर्न इलाकों में, नॉर्दर्न इजराइल में जान पूछ के हमें तंग करता है, इसको यहाँ से निपटाने की आवश्यकता है। 1982 में इजराइल ने पीएलओ को लेबनान से भगाने के लिए एक लड़ाई लड़ी। इस ग्राउंड ऑफेंसिव, इस लड़ाई के कारण जब इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया तो लेबनान में जितने भी पीएलओ के काडर थे वो सारे के सारे पीएलओ वाले जितने भी लेबनान में थे 1982 में लेबनान को छोड़ के टूनीशिया भाग गए। अब देखिए क्या हुआ, इजराइल इस बात से बड़ा खुश हो गया कि भाई लेबनान से हमने पीएलओ को पूरा साफ कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या थी, इजराइल की चूक यहाँ पर रह गई। इजराइल को ये नहीं समझ आया कि भाई हमने लेबनान से जो पीएलओ है उसको तो भगा दिया और वो जाके टूनीशिया में छुप गया, लेकिन पीएलओ का एक वॉइड भी तो क्रिएट हो गया। और जैसे ही ये वॉइड क्रिएट हुआ, इस वॉइड को ईरान ने पकड़ा, क्योंकि ईरान पिछले 2 साल से ये मुहिम लगा के बैठा था कि भाई मुझे शियाज का एक रेजिस्टेंस ग्रुप बनाना है और इस ग्रुप के तहत इजराइल को ठोकना है। तो हुआ क्या कि जैसे ही ये पीएलओ भागा लेबनान से 1982 में और भाग कर टूनीशिया गया, तो ईरान ने सबसे पहले जितने भी माइनॉरिटी शियाज जो लेबनान में रहते थे, जिनको वैसे भी बहुत ज़्यादा कोई पावर नहीं दी गई थी, क्योंकि लेबनान आपको याद होगा मैंने बताया था कि वहाँ पर क्रिश्चियन लोग थे, वहाँ पर सुन्नी मुसलमान थे, और जो मेजॉरिटी में ये सारे लोग थे, इन्होंने माइनॉरिटी खास करके शियाज को सप्रेस किया हुआ था। तो लेबनान में उस समय ये जो वॉइड आया, इस वॉइड को ईरान ने पूरा किया। 1982 में ईरान ने सारे के सारे लेबनान के शियाज को एकजुट कर कर हिजबुल्लाह नाम की एक पार्टी बनाई। हिजबुल्लाह का मतलब होता है पार्टी ऑफ द गॉड। तो उन्होंने जब ये हिजबुल्लाह नाम का संगठन बनाया, पहली बात क्या हुई कि ये हिजबुल्लाह संगठन बना पूरे के पूरे ईरान के बैकिंग के तहत लेबनान में जितने भी शियाज थे उनको सपोर्ट करने के लिए।
दूसरी बात, ये जो शियाज थे जिनको लेबनान के अंदर ईरान का अब सपोर्ट मिला, ईरान ने इस हिजबुल्लाह को 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया। एक अपर स्ट्रक्चर बनाया जो कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करेगा, नेतागिरी करेगा, चुनाव लड़ेगा और शिया के इंटरेस्ट को लेबनान की पार्लियामेंट उसकी संसद में रखेगा। दूसरे लेवल पर इन्होंने हिजबुल्लाह के अंदर एक सोशल नेटवर्किंग ग्रुप बनाया। ये सोशल नेटवर्किंग ग्रुप क्या करेगा, ये जितने भी शियाज हैं पूरे लेबनान में उनको एकजुट करेगा ग्रास रूट लेवल पर जाके, गांव-गांव जाके। और तीसरे लेवल पर ईरान ने हिजबुल्लाह का एक मिलिट्री यूनिट क्रिएट किया और ये जो मिलिट्री यूनिट होगा इसको शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज वेपन्स दिए और बोला कि ये वेपन्स के तहत वो इजराइल से लड़ाई करेगा। तो अब आप हिजबुल्लाह का स्ट्रक्चर देखिए कि एक जगह पर उसने एक व्यक्ति को बिठाया जिसका नाम आया हसन नसरल्ला। हसन नसरल्ला को बोला कि भाई आप राजनीति भी कीजिए, आप कैंडिडेट्स को उठाइए। दूसरा उसने बोला कि ग्रामीण इलाकों में जाकर हिजबुल्लाह को आप बड़ा कीजिए। और तीसरा उसने हसन नसरल्ला को बोला कि आप ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ताकि जो मिलिट्री यूनिट है हिजबुल्लाह का वो इजराइल के ऊपर अटैक भी कर पाए। तो हसन नसरल्ला एक सेंट्रल फिगर बन गया हिजबुल्लाह का और उसने हिजबुल्लाह को बनाया जो हिजबुल्लाह आज बनी। अब देखिए 1982 में ये तो हो गया, लेकिन क्योंकि पीएलओ वहाँ से भागकर टूनीशिया चला गया था और पीएलओ ने जब ये देखा कि भाई लेबनान में मेरी स्पेस हिजबुल्लाह ने कैप्चर कर ली है, तो पीएलओ ने क्या करना शुरू करा कि जो गाज़ा पट्टी का इलाका था, वेस्ट बैंक का इलाका था, पीएलओ ने वहाँ पर जाकर बेसिकली उन इलाकों में फ़िलिस्तीनी अरब्स को उकसाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि देखो अब तो हम लोग बट गए हैं, अब क्या होगा कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और देखिए फ़िलिस्तीनी अरब्स जो थे वो पिछले 30-50 सालों से इजराइल से वैसे ही बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे। तो हुआ ये कि 1987 में इन फ़िलिस्तीनी अरब्स जो थे इन्होंने एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया और इस रिवोल्ट को 1987 में फर्स्ट इंतिफादा बोला जाता है। इंतिफादा का मतलब एक अरबिक शब्द है जिसको हम कहते हैं अपराइजिंग। अब गौर करने वाली बात यह है कि 1987 का ये जो फर्स्ट इंतिफादा था, इस इंतिफादा में पहली बार किसी अरब देश ने नहीं बल्कि जो फ़िलिस्तीनी अरब थे उन्होंने इजराइल के खिलाफ रिवोल्ट किया। क्योंकि ये डायनेमिक्स को समझने की कोशिश कीजिए कि 1987 से पहले जितने भी अरब देश थे वो बेसिकली इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। पहली बार फ़िलिस्तीनी अरब जो थे उन्होंने एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ जब रिवोल्ट किया, तो जाहिर सी बात है कि 1987 में इस रिवोल्ट के बाद इजराइल के ऊपर एक ऑब्लिगेशन ये आया कि वो इन फ़िलिस्तीनी अरब्स को सप्रेस करे। और जैसे ही इजराइल ने फ़िलिस्तीनी अरब्स को सप्रेस करना चालू करा, एक चीज़ तय हो गई कि उसने बहुत सारे कार्डर्स को सप्रेस किया लेकिन वो सबको मार नहीं पाया। 1987 में इस फर्स्ट इंतिफादा में कई ऐसे फ़िलिस्तीनी अरब थे जिन्होंने देखा कि जब इजराइल उनको मारने आ रहा है वो छुप गए और वो छुपे रहे उसके बाद कई महीने। जब वो फर्स्ट इंतिफादा पूरा ख़त्म हो गया तो उसके बाद ये जो चंद लोग छुप गए थे, इन लोगों ने बाहर आकर 1987 में एक संस्था बनाई, एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा हरकत अल मुक़वामिया अल इस्लामिया उर्फ हमास। तो 1987 में हमास बना। हमास क्या था? हमास एक ऐसी संगठन थी जो बनी फ़िलिस्तीनी अरब्स की। ये वो संगठन थी जो फ़िलिस्तीनी अरब लोग थे जो इजराइल के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि हमास 1987 में एक नया एक्टर बन गया। हिजबुल्लाह एक शिया एक्टर ऑलरेडी था, पीएलओ एक ऑलरेडी सुन्नी एक्टर था। तो अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे ग्रुप्स बन चुके थे जो कि इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। 1988 में इजराइल को एक चीज़ समझ आई कि देखिए हमास तो एक छोटी चीज़ है, हिजबुल्लाह तो बेसिकली उसको क्लियर नहीं हो रहा था कि ये करना क्या चाहती है। मेन प्रिंसिपल एक्टर जिसके खिलाफ उसकी लड़ाई थी, जो उससे लड़ भी रहा था इजराइल से, वो था पीएलओ। उसने सोचा कि क्यों ना पीएलओ को न्यूट्रलाइज किया जाए। न्यूट्रलाइज करने के लिए 1993 में इजराइल और पीएलओ के बीच में एक बातचीत हुई। ये बातचीत हुई ओस्लो नॉर्वे में। इस ओस्लो नॉर्वे में जब बातचीत हुई तो उस समय पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर था जिसका नाम यासिर अराफात था, वो इजराइल के साथ बैठा।
और इसराइल के साथ बैठ के उस समय एक निर्णय ये लिया गया कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब इसराइल के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेगी। 1993 में बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक टेक्टोनिक शिफ्ट ये हुआ कि भाई उस समय इसराइल ने PLO यानी कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो संस्था जो 1964 में बनी थी, जो इसराइल के खिलाफ इसराइल को हटाना चाहती थी, उसने निर्णय लिया कि अब हम इसराइल के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जब न्यूट्रलाइज किया गया तो इसके दो कॉन्सिक्वेंस हुए। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जब PLO ने बोला कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि PLO को अपना नाम भी बदलना था, क्योंकि जब आप लड़ाई नहीं कर रहे हैं तो अब आप अपने आप को पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लिबरेट तो अब आप कराना नहीं चाहते। तो 1993 ऑस्लो अकॉर्ड के तहत पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नाम बदला और उसने एक नया नाम रखा जिसका नाम था पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि उस समय इजराइल ने उनको ये बात भी बोली कि आप एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अब बन चुके हैं, तो अब आप एक राजनीतिक वर्ग भी बनाइए, और ये राजनीतिक वर्ग बनाकर एक राजनीतिक पार्टी बनाइए ताकि आप जो अरब फिलिस्तीन वाला इलाका है वहाँ पर आप चुनाव लड़कर पावर एक्वायर कीजिए। और 1993 ऑस्लो अकॉर्ड में यासिर अराफात के निर्णय के तहत पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पड़ा, तो यासिर अराफात ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से जोड़कर एक राजनीतिक वर्ग, एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया, और वो पॉलिटिकल पार्टी का जो नाम रखा गया वो था फिलिस्तीनिया अल वतनिया तहरीर अल हरकत यानी कि फाता। तो 1993 में फाता बना। फाता PLO से निकला हुआ एक राजनीतिक वर्ग बना। अब आप 93 में सिचुएशन देखिए, एक जगह हिजबुल्लाह है जो लड़ाई लड़ रहा है, शिया बैक्ड है, PLO ख़त्म हो चुका है, PLO अब जो है फाता बन गया है पॉलिटिकल पार्टी, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हमास अभी भी लड़ रहा है। तो ये परिस्थिति 1993 में थी। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत सारी ये हुई कि ये जब PLO को न्यूट्रलाइज कर लिया गया और PLO को बेसिकली फाता बनाकर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाकर रख लिया गया, दिक्कत ये थी कि हमास जो था, जो कि फिलिस्तीनी अरब थे, जो इसराइल से लड़ रहे थे, उन्होंने फाता को अपोज किया। उन्होंने कहा हमास वालों ने कि हम फाता को नहीं मानते, वो कौन होता है हमारे बिहाफ पे जो है इलेक्शन लड़ना और इसराइल से पीस मनाने के लिए। तो हमास और फाता के बीच में जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। अब आते हैं 7 अक्टूबर 2023 को। मैं हिस्ट्री बीच में जनरली अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारी आवश्यक नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ? 7 अक्टूबर 2023 को अब आप देखिए, हमास वो संगठन जो वैसे भी पहले दिन से इसराइल के खिलाफ था, हमास वो संगठन जो फिलिस्तीनी अरब से बना था 1987 में, हमास वो संगठन जिसने फाता, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, इन सारों को रिजेक्ट किया था, इसने बेसिकली इसराइल के ऊपर आक्रमण किया। दो चीज़ें समझिए। पहला, हमास एक ऐसा संगठन था जो 1987, 1993 ओस्लो के उस अग्रीमेंट के बाद से भी बिल्कुल भी किसी तरीके से इसराइल के साथ पीस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। दूसरा पॉइंट समझिए, क्योंकि हमास एक ऐसा संगठन था जिसने रिजेक्ट कर दिया था फाता को, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, इस रीज़न से ईरान ने हमास को सपोर्ट करना चालू कर दिया था। क्योंकि ईरान को ये लगा कि जो ये हमास है, यदि ये हमास को आज की डेट में अगर सुन्नी देश सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो सब पीस चाहते हैं इसराइल के साथ, तो हमास हमारे लिए एक बनी बनाई कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 1993 से हमास को बहुत ज़्यादा मिलिट्री लेवल पर सपोर्ट, मॉनेटरी लेवल पर सपोर्ट ईरान कर रही थी। तो अब ईरान का एक्सिस समझिए, एक जगह पर ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रही है, दूसरी जगह ईरान हमास को सपोर्ट कर रही थी। दोनों जगह पर वो बेसिकली इसराइल के ऊपर प्रेशर लगा रही थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ईरान की बैकिंग से, ईरान के आर्म्स, एमुनिशन, पैसे से सपोर्ट लेकर इसराइल पर अटैक किया। और 7 अक्टूबर को ईरान ने 3 फ्रंट खोल दिए इसराइल के खिलाफ। एक हिजबुल्लाह के थ्रू नॉर्दर्न इसराइल, एक हमास के थ्रू सदर्न इसराइल, और इसराइल के आसपास के जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर ईरान बेसिकली सऊदी अरब के बगल में यमन देश में वहाँ पर हूती रिबेल्स को सपोर्ट करती है। उसने मैरीटाइम सी रूट्स को जो है वहाँ पर हूती रिबेल्स के थ्रू वहाँ पर अटैक करवाने चालू कर दिए। अब देखिए परिस्थिति क्या हुई। इसराइल ने पिछले साल 8 अक्टूबर से लड़ाई मोल दी। उसने हिजबुल्लाह को रोकने की कोशिश करी, वो हमास को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, फिर साथ में हूतियों के साथ लड़ने की कोशिश करी।
हुआ ये कि 2024 जनवरी फरवरी तक आते आते क्योंकि इजराइल लड़ रहा था और कुछ अचीव ही नहीं कर रहा था, तो अमेरिका ने इंटरवीन कर कर इजराइल को बोला कि सुनो, हूती रिबेल वाली जो प्रॉब्लम है और हूती जो यमन में बैठकर मैरीटाइम सी रूट्स को टारगेट कर रहे हैं, उसको हम टैकल कर लेंगे। तो अमेरिका ने अपना एक ऑपरेशन चालू करके रेड सी का जो इलाका है जहां पर हूतियों ने अपना नाक में दम कर रखा था, उस इलाके को मैनेज करने की कोशिश करी। इससे इजराइल का एक बर्डन कम हो गया। अब इजराइल के पास दो ही ऑप्शन बचे थे कि वो हमास को टारगेट करे जो उसका प्रिंसिपल एडवर्सरी है, और हिजबुल्लाह को करे। अब देखिए दिक्कत क्या हुई। जनवरी फरवरी 2024 से लेके अभी पिछले एक हफ्ते तक इजराइल के पास समस्या ये थी कि वो हमास से लड़ रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो हमास को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमास उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने 1993 से लेके आज तक इतना बड़ा सपोर्ट कैसे बना लिया। ये इजराइल की चूक थी कि उसको ये चीज़ बिल्कुल एनालाइज नहीं हो पाई कि हमास एक ईरान के बैकिंग से इतना बड़ा प्रिंसिपल एक्टर बन जाएगा एक पॉइंट पे आकर। तो वो हमास के साथ लड़ता रहा, हमास के साथ कोई अचीवमेंट नहीं हो पा रही थी। इस दौरान क्योंकि हमास भी बेसिकली इजराइल से लड़ रहा था, इजराइल हमास से लड़ रहा था, तो पिछले एक महीना पहले अमेरिका ने इजराइल को अब बोलना शुरू कर दिया कि भाई देखो, तुम हमास का कुछ नहीं कर पाओगे, तो तुम जो है और कुछ नहीं तो कम से कम इनसे एक सीज फायर साइन कर लो। अब बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल का लीडर, उसको एक चीज़ समझ आ गई कि भाई अगर मैंने सीज फायर मान लीजिए साइन कर ली हमास के साथ, तो ये तो मेरे लिए एक मुंह काला करने वाली बात है, क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ कर ली तो मैं अपने देश में लोगों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा कि भाई जिसके साथ मैं पिछले एक साल से लड़ रहा हूँ, आज मैं जाकर उसके साथ सीज फायर कर रहा हूँ। देखिए, इजरायली भारतीय जैसे नहीं है, वो बेसिकली लड़ते हैं, घर में घुस के मारते हैं। हमारी तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करते वो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो करना कुछ है नहीं यहाँ पर बैठ के। समस्या ये है कि इजराइल को ये चीज़ समझ आ गई कि भाई हम कुछ भी हो जाए, हमास के साथ हम सीज फायर तो करेंगे नहीं। अब क्योंकि हमास को ना तो डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, ना ही हमास को हम उसके साथ सीज फायर कर पा रहे हैं, तो इजराइल ने फिर ये निर्णय लिया कि भाई मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन अब ये बचता है कि मैं हिजबुल्लाह के साथ को कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट कर देता हूँ, क्योंकि हिजबुल्लाह भी तो मुझे टारगेट कर ही जा रहा है। अब जब इजराइल ने हिजबुल्लाह को आइडेंटिफाई किया और उसने देखा कि भाई हिजबुल्लाह जो है उसको हमास से ज़्यादा ईजीली टैकल किया जा सकता है, तो उस दौरान हिजबुल्लाह को टैकल करने के लिए इजराइल ने 2 पॉइंट डिसीजन लिया। पहला पॉइंट इजराइल का ये था कि भाई हमास जो है उसके साथ लड़ाई जारी रहे, लेकिन हिजबुल्लाह के अंदर उसकी जो रैंक एंड फाइल का मतलब होता है कि भाई जितनी भी उसका कैडर है, पहली बात तो उसके कैडर में एक दहशत फैलाई जाए। अब देखिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले इजराइल ने पेजर अटैक किया, वॉकी टॉकी अटैक किया, जिससे कि हिजबुल्लाह के पूरे कैडर में एक दहशत फैल गया। इससे उनके मन में ये फैल गया कि भाई हिजबुल्लाह को लगने लगा कि इजराइल हमारे एकदम आजू बाजू में है, वो हमारी हरकतों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या हुई, इसके बाद इजराइल ने अब ये निर्णय लिया कि जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप है, जो पहले 4 5 6 बड़े लीडर हैं, इन सबको निपटा दिया जाए। देखिए, कोई भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जब किसी एक आतंकवादी संगठन से लड़ती है, तो वो उस आतंकवादी संगठन के पूरे लीडरशिप को न्यूट्रलाइज करने का सबसे पहला प्लान बनाती है। आप एक पैरेलल में अलकायदा को देखिए। अलकायदा के केस में क्या हुआ था कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा, ओसामा बिन लादेन के बाद अयमन अल जवारी को मारा, उसके बाद उसके 2nd, 3rd, 4th, 5th लाइन ऑफ लीडरशिप को मारा। अलकायदा पूरा फ्रैगमेंट कर गया। ये चीज़ आज की डेट में जब अमेरिका ऐतिहासिक तौर पर कर चुका था, भारत अभी भी अपने हाथ में चूड़ियाँ डाल के बैठा है, क्योंकि उसको अभी तक ये चीज़ लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे लोगों को नहीं पता। आज की डेट में भी मुझे नहीं समझ आता कि हम बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को पाकिस्तान में घर में घुस के उसके मार क्यों नहीं सकते। हम 10 साल से सिर्फ बातें सुन रहे हैं। दूसरी चीज़ देखिए, ये जो आज हुआ अलकायदा के कॉन्टेक्स्ट में, यही चीज़ उस केस में इजराइल ने समझी। इजराइल ने सोचा कि भाई हिजबुल्लाह है, इसमें हसन नसरल्लाह है, हसन नसरल्लाह के नीचे काफ़ी सारे लीडरशिप है, इनको आइडेंटिफाई करके मारा जाए। अब हुआ क्या कि हसन नसरल्लाह को इस कॉन्टेक्स्ट में मारा गया। जब हसन नसरल्लाह, उसके नीचे की 3-4 लाइन ऑफ लीडरशिप को मारा गया, एक चीज़ तो तय हो गई कि भाई हिजबुल्लाह जो है वो पूरा का पूरा हिल गया, क्योंकि उसके कैडर में दहशत, उसकी लीडरशिप का कोलैप्स। अब इजराइल इस समय क्या कर रहा है, इस समय वो एक मिनिएचर लेवल पर एक लिमिटेड ग्राउंड ऑफेंसिव लेबनान में कर रहा है। लिमिटेड ग्राउंड ऑफेंसिव का मतलब ये है कि वो बेसिकली सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशंस करके हिजबुल्लाह के कैडर्स को लेबनान में कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगा। अब आप 2 चीज़ें समझिए,
सबसे पहली चीज़ है कि भाई हिजबुल्लाह तो चलिए मान लीजिए एलिमिनेट हो रही है, लेकिन इससे ईरान आज की डेट में कुछ कर क्यों नहीं रहा? ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। ईरान में जो मसूद पेजेश्कियन आया है, उनका नया लीडर, पहली बात तो वो एक रिफॉर्मर है, वो हार्डलाइनर नहीं है। दूसरी बात, हिजबुल्लाह को ईरान में और ईरान से यदि कोई सपोर्ट कर रहा था तो वो था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ईरान का है, वो बेसिकली ऑपरेट करता है अयतुल्लाह के लीडरशिप के अंडर। अयतुल्लाह के बीच में और पेजेश्कियन के बीच में, जो ईरान का इस समय का राष्ट्रपति है, उन दोनों में 36 का आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि पेजेश्कियन जो है, मैंने आपको बताया, वो रिफॉर्मर है। वो अभी हाल ही में चुनाव चिन्ह जीत के आया है। वो चुनाव क्यों जीत के आया है? क्योंकि ईरान के लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ईरान के लोग परेशान हो चुके हैं कि सैंक्शन के तहत उनका जीना मुश्किल हो गया है। सैंक्शंस के तहत वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ईरान के लोग अयतुल्लाह के खिलाफ रिवोल्ट नहीं कर सकते। तो ईरान के लोगों ने क्या किया कि ईरान के लोगों ने चुनाव में एक सॉफ्ट लाइनर पर्सन को चुना, पेजेश्कियन को। अब देखिए, पेजेश्कियन को चुनना एक बहुत बड़ा निर्णय था ईरान के लोगों का। ईरान के लोगों ने जब पेजेश्कियन को चुना तो उन्होंने इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाकर एक अयतुल्लाह को मैसेज दे दिया कि देखिए, हमें आपकी नीतियां पसंद नहीं है और आप जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का प्रयोग करके लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वो पैसा बल्कि अगर आप ईरान में लगाएं तो वो ईरान के भविष्य के लिए बेहतर है। अब कहीं ना कहीं एक अंदर एक ऐसा बैकग्राउंड लेवल पर एक बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके तहत आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि पेजेश्कियन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। पेजेश्कियन आज की डेट में अयतुल्लाह को आइसोलेट करना चाहता है ईरान में। वो चाहता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, अयतुल्लाह जो हैं, खुमैनी, इन लोगों की जो पावर है वो ग्रेजुअली डिमिनिश करे और ईरान एक रिफॉर्म की ओर जाए। ईरान ने अभी तक, आप सोचिए कि हसन नसरल्लाह के मरने के बावजूद इजराइल के ऊपर अटैक नहीं किया है और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि वो अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इजराइल ने बैक एंड लेवल पर पेजेश्कियन को ये बात समझा दी है कि देखिए, हिजबुल्लाह को हम एलिमिनेट कर देते हैं, अमेरिका में चुनाव होने जा रहा है, चुनाव के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति को कह के आप हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, हमास को हम अपने आप टैकल कर लेंगे। पेजेश्कियन को ये बात समझा दी है कि नए राष्ट्रपति अमेरिका में जैसे ही आते हैं, आपके सैंक्शंस को रिमूव करवा देंगे और जैसे ही आपके सैंक्शंस रिमूव होंगे, आप एक ऐसी चीज़ कीजिएगा कि सैंक्शन के रिमूवल के बाद अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइएगा, इन्वेस्टमेंट लाइएगा, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। अब गेम जो है वो बहुत बड़ा है। गेम ये है कि आज की डेट में अमेरिका और इजराइल ईरान की लीडरशिप के साथ, पेजेश्कियन के साथ मिलकर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को और अयतुल्लाह को, खुमैनी को, उसकी लीडरशिप को धीरे धीरे वीकन करना चाहते हैं। इवेंचुअली आप देखेंगे कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर, अगले साल जनवरी फरवरी तक, ईरान के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस धीरे धीरे रिमूव होंगे। आप देखेंगे कि ईरान के अंदर अमेरिका, इजराइल, इन जैसे देशों की और इन जैसे लोगों के तहत इन्वेस्टमेंट आएगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ होगी कि जो पेजेश्कियन है वो अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कर लेगा, क्योंकि उसको अब ये समझ आ गया है कि अयतुल्लाह के साथ खड़े होने का कोई लॉजिक नहीं है, अयतुल्लाह सिर्फ लड़ाई करना चाहता है। और दिक्कत ये है कि पेजेश्कियन जब ये रिफॉर्म लाएगा, पेजेश्कियन जब ईरान के अंदर सैंक्शंस हटवाएगा, तो जो लोग हैं ईरान के, वो ईरानियन लोग पेजेश्कियन के पीछे खड़े हो जाएंगे और फिर वो पेजेश्कियन का सपोर्ट करेंगे कि अयतुल्लाह को और कमज़ोर किया जाए। तो आने वाले समय में आप देखने जा रहे हैं कि ईरान के अंदर बहुत बड़े बदलाव आएंगे और जैसे जैसे ये बड़े बदलाव आएंगे, एक चीज़ तो तय है, हिजबुल्लाह रीग्रुप करेगा, हिजबुल्लाह अपने टारगेटिंग करेगा, हिजबुल्लाह अपनी लड़ाई इजराइल से लड़ता रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि ईरान का हिजबुल्लाह को सपोर्ट धीरे धीरे घटेगा। हमास से वो वैसे ही दूर हो रहा है धीरे धीरे। हूतीज़ को वो सपोर्ट इसलिए नहीं करता कि वो इजराइल के ऊपर टारगेट करे, हूतीज़ को वो सपोर्ट इसलिए करता है कि सऊदी अरेबिया और मोहम्मद बिन सलमान को काउंटर और चेक कर रखे। तो वहाँ पर फॉर दैट मैटर एक ऐसा निर्णय हो सकता है कि बैक एंड लेवल पर इजराइल भी ये चीज़ चाहेगी। आप देखिएगा कि इजराइल बैक एंड लेवल पर चुपचाप जो है ईरान को सपोर्ट करेगी कि ठीक है, हूतियों को हम भी आपके साथ मदद करते हैं, ताकि सऊदी अरेबिया चेक में रहे, सऊदी अरेबिया अपनी औकात से ज़्यादा बात ना करे।
तो ये बैकएंड पे जो खेल चलते रहते हैं ये खैर दुनिया को समझ नहीं आते, लेकिन आप आने वाले समय में 2-4 चीज़ें बहुत क्लियर स्पष्ट तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। जैसा मैंने आपको बता दिया, हिजबुल्लाह पक्का रीग्रुप करेगा, हिजबुल्लाह अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा, हमास लड़ता रहेगा, हमास को धीरे धीरे वीकन किया जाएगा, और ईरान हिजबुल्लाह और हमास से थोड़ा सा धीरे धीरे दूर होगा, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि एकदम से हुआ तो वो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी बैकिंग खत्म हो गई। वो धीरे धीरे दूर होगा, ये सेटिंग के तहत हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आयतुल्लाह और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इवेंचुअली आने वाले समय में वीकन होंगे, और जब ये वीकन होंगे एक चीज़ तय हो जाएगी कि पेजेश्कियन जो ईरान का राष्ट्रपति है उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ेगी, ईरान के ग्रेजुअली सैंक्शन हटेंगे, और पेजेश्कियन जब रिफॉर्म लाएगा तो ईरान उस समय इमर्ज कर पाएगा। और देखिए जैसे ही ये होगा इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होना है कि यदि अमेरिका, इजराइल और ईरान अगर एक साथ आने लग गए तो सुन्नी मुसलमान सारे पागल हो जाएंगे, क्योंकि उनको सडनली अब ये लगने लगेगा कि भाई ये हमारे आइसोलेशन की अटेम्प्ट है। अब दिक्कत ये है कि आने वाले समय में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा, क्या सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस चीज़ को होने देंगे, या कल को मान लीजिए जो स्पेस हिजबुल्लाह की, खैर वो तो जो जा रही है वो जाएगी, लेकिन यदि हमास की जो स्पेस है, क्योंकि हमास वाले फाइटर सारे सुन्नी हैं, यानी अगर आज की डेट में ईरान अगर हमास से बैकआउट करता है तो क्या आने वाले समय में सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बाकी सुन्नी देश हमास को फिर से अपना लेंगे ताकि वो इजराइल के खिलाफ लड़ते रहें, या आने वाले समय में कंप्लीट चेंज हो जाए मिडल ईस्ट में कि सारे ये लोग पीसफुल हो जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। पर ईरान में बड़ी चीज़ें आप बदलाव के तहत देखेंगे, और आने वाले समय में हिजबुल्लाह की रीग्रुपिंग भी आप देखेंगे। तो आई होप इस वीडियो के तहत आपको पूरी जियोपॉलिटिकल पिक्चर अब ढंग से क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।